हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेडी एकेडमिक स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, नई चैप्टर क्लास 6 का हिस्ट्री में चैप्टर 1 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसे हमें क्या चीज पहले क्या था, अब क्या है, पहले समय कैसा था, पहले लोग कैसे रहते थे, पहले लोग कैसे खाते थे, पहले लोग मनोरंजन कैसे करते थे, इन चीजों के बारे में हमें इसमें पता लगाया है। तो कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो क्यों सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। इन चीजों से आप जानकारी पता कर सकते हो पहले क्या चीज थी, पहले अब क्या है, पहले में क्या डिफरेंस है, अब में क्या डिफरेंस है। तो आगे चलो हम करते हैं अतीत के बारे में। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जैसे अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, फिर किस तरह से घरों में रहते थे। आखिटो यानी शिकारियों, यानी शिकार पहले लोग करते थे। पशुओं का पशुपालन भी करते थे। कृषकों, शासकों, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, ये लोग होते थे। सो गाइस, कृषकों, शासकों, ये सारे लोग होते थे। कलाकार भी होते थे, संगीतकार भी होते थे। फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो आओ पता लगाते हैं लोग कहाँ रहते थे। यानी कई लाखों वर्ष पहले से लोग इस नदी यानी नर्मदा नदी का पता लगाया था। नर्मदा नदी जो बहती थी, नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आप आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादक यहीं से संग्रह किया करते थे। जानवरों को आखिर यानी शिकार भी करते थे, जैसे मछली का और भी बहुत जानवर होते हैं, उनका शिकार करके खाते थे। उनको जला के भून कर जो नदियों के तट पर रहते थे वहीं पे अपनी खेती बाड़ी भी करते थे। तो वो लोग इस तरीके से जीवन यापन करते थे पहले के लोग। अब तुम उत्तर और पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। जब सुलेमान किरथर पहाड़ियां थी तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरियां, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना जरूरी किया। यानी इन सभी को पालतू बनाया। खेती करेंगे तो भाई पालतू जानवर भी चाहिए, गाय, भैंस, बकरी वगैरह। जो उन्होंने भेड़, बकरियां, ठीक है फ्रेंड्स। तो लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्रों से थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जहां पे चावल उगाया गया सबसे पहले, वहां कहां पे स्थित है, वो जगह विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है, जैसे ये देखो दोस्तों, रिवर सिस्टम है ये हमारा भारत है। भारत में नदी तंत्र का मतलब है, जैसे हमारी ये काबुल है, झेलम नदी है, सिंधु नदी है। ये देखो सबसे पहले ये सिंधु नदी निकल के जा रही है, सिंधु नदी ये जा रही है। और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ब्यास नदी जो भारत से जा रही है, सतलुज नदी ये भी भारत से होके जा रही है, रावी नदी जा रही है सहायक नदी, चिनाब है, झेलम है, ये सारी क्या है, सहायक नदी है। किसकी, सिंधु नदी की। अब देखो गंगा, यमुना ये हिमालय से निकल के जा रही है, तो ये दोनों मिलती हैं। तो ये दोनों गंगा, यमुना और चंबल नदी, तो ये सोन नदी आ रही है, ये भी हिमालय से निकल के आ रही है। नर्मदा जा रही है, सतपुड़ा, ताप्ती, गोदावरी, दक्कन, कृष्णा नदी, ये सारी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये जा रही है तुम्हारे बंगाल से होके गंगा नदी में मिल जाती है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपने ये मानचित्र से नदियां देखी हैं, इन नदियों को भी आप याद कर लेना। ठीक है, ये हिंद महासागर है, इसे इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर अरब सागर है, लक्षद्वीप है, ये मानचित्र है। अब देखो फ्रेंड, जैसे मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करा हमने। तो सहायक नदियों उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। यानी 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियां
के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास भी कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाया। गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में मगध को क्या कहते हैं? हम बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी कभी लोग की तलाश में भी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापार कभी काफिले में भी, कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। यानी पहले धार्मिक गुरु क्या कहते थे? लोगों को शिक्षा भी देते थे, सलाह भी देते होते थे। एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाते थे। तो कुछ लोग नए रोचक तत्व स्थानों पर खोजने की उत्साहवश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार पर्वत, समुद्र, इस उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण, हालांकि लोगों के लिए सीमाओं का पार करना आसान नहीं। उन्होंने ऐसा चाहा, वे ऐसा कर सकते हैं कि पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकें और गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीपों के बाहर से भी कुछ भी लोग आए और यहीं पर बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का समृद्ध, यानी हमारी सांस्कृतिक परंपराएं में वृद्धि हुई। देखो, देश के नाम अपने देश के प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडस से निकला है। ये संस्कृति से सिंधु कहा जाता है। इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। किसको? इंडस को। इंडस को सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी को पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में आरंभिक में लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी भारत के लिए होने लगा। इंडिका या इंडिया नाम। ठीक है। अतीत में बारे में कैसे जाने, यानी हमारा अतीत कैसा था, हमारे लोग कैसे थे, अतीत के बारे में जानकारी। ये देखो, जैसे इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तक ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथों से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये जरूर याद रखना, जो पहले की बुकें होती थी वो कैसे लिखी जाती थी? पांडुलिपि में, वो भी हाथों के द्वारा। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ है। मेनू का शब्द है हाथ, जैसे निकलता है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। ठीक है दोस्तों, ये किस भोजपत्र पर तैयार के लिखी मिलती थी? ताड़ के पेड़ से। ठीक है, जिसे नाम क्या बोलते थे? भुर्ज नामक पेड़ की छाल। ठीक है, अब देखो इस पे आते हैं। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों में कीड़ों मैंने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि भी सभी प्रकार के विशेष विषयों की चर्चाएं मिलती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक भी हैं। इनमें से कई
इनके अतिरिक्त महाकाव्य वगैरह, कविता, नाटक, इनमें कई संस्कृति लिखे हुए मिलते हैं, जबकि प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे कि ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों में मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों के सहित अन्य स्त्रियों, पुरुषों में भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया था। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम ही कठोर सतह लेख लिखवाने के क्या है? मतलब ये देख रहे हो आप, ये भी क्या है, एक अभिलेख है। जैसे अशोक ने भी अभिलेख लिखवाए थे, उसने अपनी लड़ाइयाँ, जो अपने विचार थे, उनको लिखवा के 14 अभिलेख थे वो उन्होंने अशोक ने लिखवाए थे पहले। ठीक है, अशोक जो महान राजा हुआ था। अब देखो, इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई गई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विक कहलाते हैं। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारत में अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तन और आभूषणों का तथा सिक्कों को प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कई पत्थर, पक्की ईंट, मिट्टी, धातु बनी होते हैं, कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। इससे उन्होंने जाना की मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेषों में बहुत सी मुश्किलें से बच पाते हैं। आदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विक हुए बहुधा कपड़ों के अवशेषों में मिलते होंगे? पांडुलिपि अभिलेख का पुरातात्विक से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकारों ने प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकारों ने उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के रूप में होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकारों तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे इसका मतलब है, जैसे कोई भी चीज़ हमें अतीत की कोई भी खुदाई करने से कैसे भी मिल जाती है, तो हम उसके देखते उसी के द्वारा हम और भी खुदाई करते हैं और भी जानकारी इकट्ठी करते हैं। उन जानकारियों को लिखवा देते हैं, उनसे पता पड़ जाता है कि कब और ये कैसे थी। उनके केमिकल वगैरह हर चीज़ के द्वारा उन्हें पता करते हैं ये कौन सी कितने साल पुरानी है, कब की है, ये सारी चीज़ों का हम पता कर सकते हैं। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह से कोई भी और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वर्ष यानी पहले क्या चलता था, पूर्व में यानी घटते था साल, पहले सालें घटती थी, और फिर तो ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी ईसा मसीह से जन्म से पहले क्या होता था, सालें घटती थी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद सालें बढ़ने लगी। यानी 2000, 2001, 1993, 1994, 1995, 1900 ये बढ़ती रही। ठीक है, तो जन्म के बाद में ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कहलाती थी, यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती थी। इस पुस्तक में हम 2000 अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख। देखो दोस्तों, ये हैं सभी अंग्रेजी, हिंदी जो कैलेंडर वगैरह बताए थे इन लोगों ने, इन बारे में इतिहास और तिथियां हैं, इनको आप लोग पढ़ना और अच्छे से दोबारा वीडियो को देखना और रिवीजन करना ज़्यादा से ज़्यादा, और इनमें से पॉइंट्स निकालने का नोट्स बनाना, इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।